चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम कर रहे थे सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सर वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है? तो भई हमें पहले तो बिज़नेस शुरू करना होता है, फिर उससे हम करंट एसेट्स सॉरी जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसमें हम पैसा लगाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन बिज़नेस को चलाने के लिए यानी कि फॉर मैनी इयर्स एंड डज़ नॉट कीप चेंजिंग, तो ये तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है। लेकिन जब हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एवरीडे एक्सपेंसेस। तो ये जो पैसा हमें चाहिए होता है हमारे डेली खर्चों के लिए, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। चलिए, तो अब हमें करना क्या होता है? एज़ अ सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आपको एस्टिमेट करना होगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगी बिज़नेस को रन करने के लिए। इसके लिए हमारे कितने मेथड हैं? टोटल 5 मेथड हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिए थे। परसेंटेज सेल मेथड, ये मैंने आपको करा दिया था। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्वेश्चन करा था एक फोरकास्टिंग ऑफ नेट करंट एसेट। यहाँ पे फोरकास्ट हम कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारा जो भी बेस होता है, वो बेस होता है मेरा प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स। इसमें आपने करा था कि रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश गुड्स हैं, डेटर्स हैं, ये सारे मेरे क्या थे? एसेट्स थे, ठीक है? और उसके बाद करंट लायबिलिटी में मेरे क्रेडिटर्स थे, तो हमने ऐसे करके टाइम के हिसाब से निकाला था, ठीक है? तो इसके रिलेटेड यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है फोरकास्टिंग ऑफ नेट करंट एसेट, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1। अब इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम शुरू से। आइए ज़रा मेरे साथ-साथ क्वेश्चन नंबर 2। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा है? कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय सॉल्वेंट लिमिटेड टेकिंग 360 डेज इन अ ईयर। कह रहा है कि आपको निकालना क्या है? आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है और हम डेज कितने लेके चलेंगे? 360 डेज लेके चलेंगे। क्लियर है? चलिए। एनुअल सेल्स बता रखी है हमारी कितनी होगी? 5 लाख रुपए। मैंने आपको बताया था कि जब हम फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हमारा बेस क्या होता है? हमारा बेस होता है प्रोडक्शन। तो जो हम सेल कर रहे हैं, वही हमारी प्रोडक्शन भी होगी। वैसे इसने आगे लिखा भी है देखो कि प्रोडक्शन कंसाइड विद सेल, मतलब जितनी प्रोडक्शन करोगे उतनी ही सेल होगी। तो भैया सेल अगर 5 लाख यूनिट है, तो प्रोडक्शन भी कितनी होगी? 5 लाख यूनिट। अच्छा, बेचेगा कितने का? ₹2 का। एक काम करें, इसकी थोड़ी-सी समरी लिख लूँ? आइए। सर हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसने मुझे दे रखी है प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो कि यही मेरी क्या है? सेल भी है। कितने यूनिट है सर? 5 लाख यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 लाख यूनिट्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखा है। कितना दे रखा है? ₹2 का दे रखा है। सर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, ₹2 का। क्लियर है? फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि भई हमारी जो सेल है, प्रोडक्शन इवनली होगी, मतलब एक जैसी रहेगी, किसी भी मंथ में चेंज नहीं होगी। फिर कह रहा है मटेरियल जो है ₹1 का है पर यूनिट, ठीक है, अच्छी बात है। लेबर जो है 40 पैसे का है पर यूनिट, ठीक है। ओवरहेड्स, मैंने आपको ओवरहेड्स बताए थे, मटेरियल और लेबर, ये दोनों मेरे होते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और उसके अलावा जो भी बचती है वो होती है मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिनको हम प्यार से ओवरहेड्स कहते हैं। फिर कह रहे हैं कस्टमर, अच्छा बताओ कस्टमर कौन होते हैं? डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं? बताइए। कॉन्फिडेंस के साथ बताइए क्या होते हैं? सर कस्टमर होते हैं हमारे, हाँ, डेटर। कस्टमर होते हैं सर डेटर। तो डेटर को हम कितना टाइम दे रहे हैं सर? 45 डेज का, यानी हम सेल करते हैं और 45 दिन लगते हैं डेटर से पैसा कलेक्ट करने में। फिर 60 डेज क्रेडिट, 60 डेज क्रेडिट इज टेकन फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर कौन होता है सर? हमारा क्रेडिटर होता है सप्लायर। तो सप्लायर से जब हम माल खरीदते हैं तो वो हमें कितना टाइम देता है? 60 डेज का। 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में कितने दिन रहता है? 36 दिन रहता है, उसके बाद वो प्रोसेस में चला जाता है।
15 डेज सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स आर केप्ट, यानी फिनिश गुड्स बन के 15 दिन तक हमारे पास रहता है, उसके बाद वो बिकने के लिए जाता है। कह रहा है प्रोडक्शन साइकिल डेज। अच्छा, ये प्रोडक्शन साइकिल डेज क्या है, मतलब कि कितने दिन में माल कंप्लीट हो रहा है। तो सर रॉ मटेरियल पे काम हुआ और वो क्या बन गया, WIP, और WIP किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स में। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन साइकिल 18 दिन है, मतलब यह है कि WIP कितने टाइम में कन्वर्ट होता है, 18 दिन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये मेरा WIP का होल्डिंग पीरियड है कि इतने टाइम तक मेरा WIP मेरे पास पड़ा रहता है। एंड ऑल मटेरियल इज इशूड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन साइकिल, मतलब शुरू में ही हम प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, मतलब मटेरियल इशू कर देते हैं। कह रहा है कि अ कैश बैलेंस इक्वल टू, अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल, यानी अदर वर्किंग कैपिटल जो है, कैश के अलावा जो वर्किंग कैपिटल है उसका 1/3 हम रखेंगे फॉर कंटीजेंसी। मतलब सीधा ये कहना चाह रहा है कि कैश हम रखेंगे 1/3 ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो पहले मैं वर्किंग कैपिटल निकालूंगा, फिर उसका 1/3 जो आएगा वो क्या आएगा, कैश। ठीक है, आइए क्वेश्चन करें, इजी है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। तो हमें बनाना क्या है सर, हमें बनाना है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। आइए आइए, करंट एसेट्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे करंट एसेट में क्या क्या था। सर सबसे पहले करंट एसेट में था मेरा क्या, रॉ मटेरियल। आई सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखा था ना, या क्या लिखा था उसने, सबसे पहले उसने लिखा था कस्टमर, यानी कि डेटर की बात कर रहा था। आओ चलो, तो सबसे पहले हम डेटर की बात करते हैं। तो डेटर की बात करते हैं, लेकिन डेटर की बात करने से पहले मुझे क्या चाहिए, डेज में चाहिए। आइए तो डेज में हम करेंगे, कितने डेज के लिए डेटर मेरे मुझे टाइम देते हैं, या मैं डेटर को टाइम देता हूं सर 45 डेज के लिए। तो 45 डेज के लिए हम डेटर को टाइम देते हैं। मेरी साल भर की सेल कितनी है, सर साल भर की सेल है 5 लाख। अच्छा, क्या इसमें से इसने कुछ बताया कि क्रेडिट सेल कितनी है, 30%, 60%? नहीं सर, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसने कुछ भी नहीं बताया कि टोटल सेल में क्रेडिट सेल कितनी है, ये उसने नहीं बताया। तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, सर हमारी अजम्पशन होगी कि सारी की सारी सेल जो है वो कैसी है, सारी की सारी सेल जो है वो कैसी है, सर वो क्रेडिट में है। क्या है, क्रेडिट में। अच्छा, तो 5 लाख तो क्या हो गई सर, 5 लाख तो साल भर की सेल हो गई, मुझे एक दिन की सेल चाहिए। सर एक दिन की सेल निकालने के लिए आप 360 डेज से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, 365 से डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल ठीक। चलिए, तो 360 से डिवाइड करके क्या आ गया सर, एक साल की सेल, सॉरी एक दिन की सेल आ गई। मुझे कितने टाइम के लिए चाहिए डेटर के लिए, 45 डेज के लिए। तो मैंने 5 लाख को 360 से डिवाइड करा और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45 से। तो ये तो मेरी 45 डेज की सेल आ गई। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना, जरा एक बात समझना, इसको ऐसे मत करना कि आप ऐसे करो 5 लाख डिवाइडेड बाय 360, एक दिन की आ गई सर 1388, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 45 से, तो यार है 62,499। ऐसे मत करना कैलकुलेशन। आप क्या करना, जब भी पॉइंट में आ जाए, जब भी पॉइंट में आए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना। यानी पहले मल्टीप्लाई करो 45 को किससे, 5 लाख से। आओ कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 360, तो कितना आ गया, 62,500। कितना आ गया, 62,500 यूनिट्स। ये क्या है सर, ये 45 दिन के यूनिट्स हैं, 45 डेज के यूनिट्स हो गए। अच्छा, डेटर को मैं माल कैसे बेचता हूं सर, सेलिंग प्राइस पे बेचता हूं, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है 2 रुपए। तो 62,500 इंटू 2 रुपए कितने होते हैं मुझे बताइए। ये हो जाएंगे सर आपके 1,25,000। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट, इजी है, चले आगे। ठीक है सर, डेटर हो गया हमारा। डेटर के बाद क्या था सर, डेटर के बाद था रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितने टाइम तक हमारे पास रहता है, चेक करके बताओ क्वेश्चन में। सर रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है, मुझे बताइए जरा कितने दिन के लिए रहता है, 36 दिन के लिए। तो कैसे निकालेंगे सर, वही 36 डेज मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज। अच्छा, ये तो हो गया 36 दिन के लिए। ठीक है। अच्छा, पर रॉ मटेरियल है कितने का, रुपीज में। सर रॉ मटेरियल था, चेक करिए, 1 रुपए का। कितने का था, 1 रुपए का।
तो आइए जरा हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 360 कितना आ गया, 50,000 आ गया। यानी 36 दिन का रॉ मटेरियल कितना हो गया, 50,000 यूनिट। और एक यूनिट कितने का है, 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, हाँ 50,000। ठीक है, इजी था ये भी। अच्छा, रॉ मटेरियल हो गया, अब आएगा WIP। तो WIP कितने टाइम के लिए था, उसने प्रोडक्शन साइकिल की बात करी थी और कहा था कि WIP होगा हमारे पास कितने टाइम के लिए। WIP था, कहां गया, आई क्वेश्चन में चेक करते हैं जरा, 18 दिन का था आई थिंक, है ना। 36 दे तो ये हो गया 15 दिन। अच्छा, फिनिश गुड्स का था, तो पहले फिनिश गुड्स कर लेते हैं। आओ एक काम करते हैं, इसको तो हम करेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। पहले फिनिश गुड्स निपटा लेते हैं, आइए। तो पॉइंट नंबर डी, फिनिश गुड्स। मुझे बताइए जरा, फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड कितना था, 15 दिन। फिनिश गुड्स का टाइम पीरियड कितना था, 15 डेज का। कहां लिखा है सर, ये रहा 15 दिन। ठीक है, आइए तो कैसे करेंगे, वही कि सर हमें कितना चाहिए, 15 दिन के लिए। कुल मिला के साल भर का कितना है सर, 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज करूंगा तो एक दिन का आ जाएगा। और फिनिश गुड्स पे कौन सी वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया था, फिनिश गुड्स पे आता है 100% रॉ मटेरियल, 100% रॉ मटेरियल, 100% वेजेस और 100% ओवरहेड्स। आइए जरा चेक करिए, मटेरियल हो गया सर 1 रुपए का 100%, और ये हो गया सर 40 पैसे 100% लेबर, और ये हो गया सर 35 पैसे। तो कुल मिला के कितना हो गया, आओ जरा ऐड कर लें, 1 रुपए प्लस 0.4 प्लस 0.35, टोटल हो गया सर 1 रुपए 75 पैसे, 1.75। ये मेरे फिनिश गुड्स की क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, पर यूनिट की क्या आ गई सर, कॉस्ट आ गई। आइए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.75। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1.75 डिवाइडेड बाय 360, ये कितना आता है सर, ये पॉइंट में आ रहा है 36,458, 36,458। ठीक है, हो गया। चलिए, तो फिनिश गुड्स भी हो गया मेरा। WIP मुझे करना है वर्किंग नोट में। एक काम करते हैं, आइए वर्किंग नोट बना लेते हैं। WIP कैलकुलेशन। मुझे बताइए जरा, WIP मेरे पास कैसे निकलता है सर, WIP निकलता है 100% मटीरियल। क्या आप मुझे बता सकते हैं मटीरियल कितने रुपए का है, हाँ सर मटीरियल है 100 रुपए का। कितने का है, 100 रुपए का। फिर उसके बाद 50% ऑफ वेजेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं वेजेस कितने के हैं, हाँ सर 40 पैसे के वेजेस थे आई थिंक, कितने के थे, 40 पैसे के। हाँ तो 40 पैसे 0.4 इंटू 50%, बताइए कितना हो गया, 0.20। फिर 50% किसका, ओवरहेड्स का, किसका, ओवरहेड्स का। मुझे बताइए जरा ओवरहेड्स कितने हैं सर, ओवरहेड्स थे हमारे पास 35 पैसे के, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो जरा बताइए 0.35 मल्टीप्लाई बाय 50% कितना होता है, 0.175। तो मुझे इसका टोटल बता दीजिए कितना हो गया, प्लस 0.2 प्लस 1, ये हो गया सर 1 रुपए 375, 1.375। ये आ गया मेरा WIP की कॉस्ट पर यूनिट, WIP की कॉस्ट आ गई पर यूनिट। अच्छा, WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है, कितना टाइम WIP मेरे पास रहेगा सर, प्रोडक्शन साइकिल लिखा था, क्या लिखा था, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल ही मेरा क्या होता है, WIP, यानी जितने टाइम में कंप्लीट होता है। ये दिया हुआ था 18 दिन, तो 18 दिन का निकाल लो। कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सर, 18 दिन के लिए चाहिए, टोटल कितने हैं सर, टोटल साल भर में बनेंगे 5 लाख। कितना बनेगा सर, 5 लाख। अच्छा, एक दिन का निकालने के लिए सर 360 डेज से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कितने का है, रुपीज, सर रुपीज हो गया 1.375। ठीक है, यानी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले टोटल दिया हुआ है, आपको डेज में निकालना है, वीक में निकालना है, मंथ में निकालना है, उससे डिवाइड करोगे, कितने डेज के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई करोगे, और जो अमाउंट है, कम ऑन, जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आइए जरा बताइए कितना आता है, पहले मल्टीप्लाई 5 लाख मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई
ये क्या हो गया, दोबारा करता हूँ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1.375 डिवाइडेड बाय 360, सर ये पॉइंट में नहीं आ रहा, 34,375 आ गया, कितना आ गया, 34,375। आइए इसको लिख लेते हैं, 34,375, ठीक है। और कुछ रह गया नहीं सर, हाँ एक कैश रह गया था, क्या रह गया था, कैश, पर वो कैश तो लास्ट में निकलेगा, तो इस वजह से मैं इसको कहूंगा टोटल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, क्योंकि अभी कैश इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या आप मुझे टोटल करके बता सकते हैं कितना हो गया, ये हो गया सर 1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 34,375 प्लस 36,458, टोटल हो गया सर 2,45,833। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर ए। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है, आगे चलें, चलिए चलिए, अब क्या करना है सर, अब निकालना है हमें पॉइंट नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में इसने सिर्फ क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं और कुछ नहीं दिया हुआ, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 1 क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम की वो हमें छूट देते हैं सर, क्रेडिटर्स का जो टाइम पीरियड है बताइए कितना है सर, क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड था कितना था, कहाँ गया, क्रेडिटर क्रेडिटर 60 डेज, कितना था 60 डेज, तो मैं कहूंगा सर 60 डेज मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ये तो हो गया सर पूरे साल भर का, मुझे चाहिए एक दिन का, तो 360 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। और क्रेडिटर पे कौन सी वैल्यू आती है, मैंने आपको लिखवाया था, हम क्रेडिटर से क्या खरीदते हैं, हाँ बताओ, बिल्कुल सही, हाँ हम खरीदते हैं उसे रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कितने का है सर, 1 रुपए का, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाएगा सर, पॉइंट में आएगा 83,333, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मेरे आ गए टोटल करंट लायबिलिटी, ये हो गया सर पॉइंट नंबर बी 83,333। अब मैं निकाल लूंगा अदर वर्किंग कैपिटल, क्या निकालूंगा, अदर वर्किंग, सर अदर क्यों, क्योंकि अभी इसमें कैश जुड़ा नहीं है, तो मेरी अदर वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई है, ए माइनस बी, तो ये हो गया सर 245,833 माइनस 83,333, 1,62,500, ठीक है। अच्छा, ये अदर वर्किंग कैपिटल हो गई, इसने कहा था इसका 1/3, समझो इसका 1/3 क्या होगा, कैश का बैलेंस, तो एक काम करता हूं मैं इसका 1/3 निकाल लेता हूं, ऐड कर देता हूं कैश फॉर कंटीजेंसी, बस यही कहा था इसने कि इसके मतलब कैश के अलावा जो बच रही है वर्किंग कैपिटल, कैश के अलावा जो वर्किंग कैपिटल है उसका 1/3 कैश होगा। तो अगर मैं कहता हूं कैश के अलावा वर्किंग कैपिटल है 1,62,500 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कितना था 3, तो इतना मेरा कैश हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा सर 54,167, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी इसको ऐड करके। सर इसको ऐड क्यों करा, क्योंकि ये क्या है सर, कैश मेरा करंट एसेट है, कैश मेरा क्या है, करंट एसेट, तो करंट एसेट अगर मुझे शुरू में पता होता, समझो अगर कैश मुझे शुरू में पता होता तो मैं करंट एसेट में ऐड कर देता, पर मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी, मैंने यहाँ लिखा कि टोटल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने इसमें करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो मेरा टोटल आ गया 162,500, ये क्या निकला, अदर वर्किंग कैपिटल, अदर क्यों, क्योंकि सर अभी तक इसमें कैश इंक्लूड नहीं है, तो सर कैश कितना है, उसने कहा था इसी का, अदर वर्किंग कैपिटल का ही 1/3, तो मैंने सर 1/3 इसमें डाल दिया, ये मेरा करंट एसेट है इसलिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मेरी टोटल वर्किंग कैपिटल मुझे बता दीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 162,500 प्लस 54,167, टोटल आ गया सर 2,16,667,
लो भाई, हो गया काम। 2,16,667 इजी था। चलिए, तो यहां पे हमारा फोरकास्टिंग वाला खत्म हो गया है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 4, सॉरी प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं इसको, हमारा जो चौथा मेथड था, मेथड नंबर 4। और मेथड नंबर 4 भी आपका मेथड नंबर 3 ही है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस मेथड नंबर 4 में क्या होता है, मेथड नंबर 4 में अलग से एक पीएनएल बैलेंस शीट बनती है। बहुत इजी मेथड है, मतलब जो भी आपने करा ना वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4 लिखिए पहले। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा प्रोजेक्टेड, जिसको आप कह सकते हो फोरकास्टेड। एक्चुअली प्रोजेक्टेड और फोरकास्टेड एक ही बात है। जो अभी हमने करा मेथड तीसरा, ये वही है, बस इसमें एडिशनल एक स्टेप आता है कि हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड या फोरकास्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो अभी थर्ड हमने करा वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए चलिए लिखना शुरू करिए इसमें। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, comma, all estimated, all estimated current assets and current liabilities are taken under this method. All estimated current asset and current liability are taken in consideration, in consideration in form of balance sheet and पीएनएल। एक्चुअली पीएनएल में तो करंट एसेट नहीं आते हैं, लेकिन पीएनएल भी बनाने के लिए वो कहेगा, मतलब कह सकता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लिखिए आगे, कॉमा, एक्सक्लूडिंग कैश, कॉमा, विथ देयर, विथ देयर फोरकास्टेड, फोरकास्टेड वैल्यू। आगे लिखिए, द बैलेंस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। यानी कि अगर मेरे करंट एसेट ज्यादा हैं, करंट एसेट ज्यादा हैं करंट लायबिलिटी से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे इसको क्या मतलब है। अच्छा, और अगर करंट एसेट लेस देन करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट हमारे छोटे हुए, करंट लायबिलिटी की साइड बड़ी हुई मेरी, तो उस केस में आएगा मेरा बैंक बैलेंस, या आप कैश भी कह सकते हो। बताओ समझ आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। अब करना क्या है, देखो इसमें बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा कि जब हमने कहा कि मटेरियल इतना है, यूनिट्स इतने हैं, उस हिसाब से हमने कितने टाइम का मटेरियल रखा, कितने टाइम के डेटर थे, क्रेडिटर थे, वो हमने निकाला। सेम यहाँ पे भी करना है, बिल्कुल सेम यहाँ करना है, कोई भी अलग यहाँ पे बात नहीं करनी है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हम सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे उसी मेथड से, तो उसको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे, उसको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे, और बैलेंस शीट को फिर टैली करेंगे कि क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब एसेट साइड ज्यादा है, लायबिलिटी साइड कम है, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब वो बैलेंस होगा मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का। कौन सा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का। अगर मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है, समझो क्रेडिट साइड बड़ी है, एसेट साइड कम है, तो इसका मतलब बैलेंस एसेट साइड पे आएगा, तो वो जो बैलेंस आएगा वो कैश या बैंक का बैलेंस होगा। क्लियर है, इजी है। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए।
कह रहा है 1 जनवरी 2006 की बात कर रहा है, ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा है, 20 साल पुरानी बात कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिटिल मोर एंड कंपनी डिजायर टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कह रहा है कि वो आपसे वर्किंग कैपिटल की अमाउंट जानना चाहता है दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोग्राम दे हैव प्लान फॉर द ईयर, जो कि जरूरत पड़ेगी उनको अपना बिजनेस या अपना प्रोग्राम चलाने के लिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना एस्टिमेट है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। From the following information, prepare an estimate of working capital requirement and forecast। कह रहा है कि बनाओ, उसके बाद फोरकास्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि आप अपना जो भी एस्टिमेशन है वो करो वर्किंग कैपिटल का, उसके बाद पीएनएल बनाओ और बैलेंस शीट भी बना दो। इश्यूड शेयर कैपिटल है 8%, डिबेंचर है 50,000 के, और फिक्स एसेट 1 जनवरी को देखो फिक्स एसेट दे रखे हैं 1,25,000। तो ये सब तो मेरे बैलेंस शीट में काम के लिए आएंगे। कहां पे काम आएंगे सर? बैलेंस शीट में। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो उसने आपको प्रोडक्शन दे दी, कितनी प्रोडक्शन दे दी? 60,000 यूनिट्स की। एंड इट प्रपोज टू मेंटेन द सेम ड्यूरिंग द ईयर 2006, यानी पिछले साल हमारी 60,000 की प्रोडक्शन थी, इस साल भी कितनी रहेगी? 60,000 ही रहेगी। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेशियो हमारी कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस है रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% और ओवरहेड्स 20%। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है? द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल 60 है, डायरेक्ट वेजेस 10 है और ओवरहेड्स 20%। इसका क्या मतलब हुआ ये बताइए मुझे, बताओ। नहीं समझ आया? हाँ ठीक कह रहे हो, समझो जरा। ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसका 60% क्या होगा? रॉ मटेरियल। उसकी कॉस्ट में 60% कॉस्ट किसकी होगी? रॉ मटेरियल की। वेजेस की कॉस्ट होगी 10% और ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी 20%। तो टोटल कितना हो गया ये? 100। 6 7 अच्छा 90%, कितना हो गया? 90%। ठीक है, तो 10% क्या होगा भाई? अगर सेलिंग प्राइस में 60 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 100 है, लेट फॉर एग्जांपल, लेट सेलिंग प्राइस है मेरा 100 रुपए, तो ये कहना चाहता है इस 100 में 60 रुपए किस चीज के हैं? रॉ मटेरियल के। 10 रुपए हैं यानी 10% किसके हैं? वेजेस के। और 20 रुपए किस चीज के हैं? ओवरहेड्स के। मुझे बताइए कुल मिला के कितने हो गए? 60 10 20 कितने होते हैं? 90। कितने हो गए? 90। तो इसका मतलब 100 रुपए में से 90 हो गए रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड को मिला के। इन तीनों को मिला के कितने हो गए सर? 90 रुपए। तो बाकी बचे हुए 10 रुपए किस चीज के हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ कुछ लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये 10 रुपए सर देखो, ये क्या है आपका? प्रॉफिट। बिल्कुल सही कहा, ये आपका प्रॉफिट है। क्योंकि सर सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट में आ गया मेरा रॉ मटेरियल, आ गया वेजेस, आ गया ओवरहेड्स, आ गया, तो क्या बचा? प्रॉफिट। सिंपल है। ठीक है, चलो तो ये इसने बताया। फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ। देखो वही डिटेल दे रखी है कि रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए रहेगा? 2 महीने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल की वैल्यू? सर सिंपल है कि पहले 1 महीने की हम निकाल लेंगे, यूनिट कितने होंगे, फिर मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? 2 महीने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसकी जो भी रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे रॉ मटेरियल की 2 महीने की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मेरा क्या बनेगा? करंट एसेट। क्लियर है? अच्छा, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस फॉर 1 मंथ। क्या कहना चाह रहा है? ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द प्रोसेस, कह रहा प्रोसेस में रहती है 1 महीने। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ गए सर, ये डब्ल्यूआईपी की बात कर रहा है। क्योंकि सर जो प्रोसेस में है वही तो डब्ल्यूआईपी है, वर्क इन प्रोसेस। तो उसने वर्क इन प्रोसेस का नाम क्या दिया? प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस। तो भैया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस ही है, कितना? 1 महीना। क्लियर है? फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच, यानी फिनिश गुड्स हमारे गोडाउन में पड़े रहेंगे और कस्टमर तक भेजने के लिए वो कितने महीने का टाइम लेते हैं? 3 महीने का। यानी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना हो गया सर? 3 मंथ्स। वैसे ही है जैसे पहले अभी क्वेश्चन करा था, कुछ भी नया नहीं है।
फिर कह रहा है क्रेडिटर अलाउड बाय सॉरी क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें 2 महीने का डिस्काउंट वो देते हैं, डिस्काउंट नहीं सॉरी टाइम पीरियड देते हैं कि 2 महीने बाद आराम से पेमेंट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया सर मेरी करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्रेडिट गिवन टू डेटर, यानी हम डेटर को कितने महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, तो ये मेरे हो गए डेटर। अच्छा, सेलिंग प्राइस बता दिया उसने कितना है, 5 रुपए का। सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न, यानी सेल और प्रोडक्शन हमारी एक जैसी ही रहती है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या बनाना है, हमें सबसे पहले तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकालनी है, उसके बाद मुझे बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। आई मेरे साथ साथ, हमारा कौन सा है, 3। जुकाम हो गई मुझे। आई, तो हम बनाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल फॉर ईयर 2006। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएंगे मेरे करंट एसेट्स। मुझे बताइए मेरे करंट एसेट में क्या क्या थे। सर करंट एसेट में सबसे पहले था आपके पास क्या था, रॉ मटेरियल है, तो पॉइंट नंबर 1 रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले मैं थोड़ा वर्किंग नोट में काम कर लूं इन सब के लिए, कि एक महीने का मंथ पे है ना सारा, तो महीने का निकाल लूं और जो जो प्राइस है वो भी निकाल लेता हूं। तो आओ थोड़ा सा नीचे आके हम बनाते हैं वर्किंग नोट। तो मुझे बताओ मेरी ईयरली प्रोडक्शन कितनी है, ईयरली प्रोडक्शन। सर आपकी ईयरली जो प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो दे रखी है 60,000 यूनिट्स। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 60,000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, ईयर की पर एनम हो गया। मुझे क्या चाहिए पहले, एक महीने की, तो एक मंथ का प्रोडक्शन बताओ कैसे निकालेंगे। सर ये अगर मंथ में निकालना है तो ये 60,000 है पूरे 12 महीने के, तो 12 महीने से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5,000 रुपए पर मंथ। तो मेरी एक महीने की प्रोडक्शन कितनी हो गई सर, 5,000 की हो गई। ठीक है, तो ये तो 5,000 एक महीने की आ गई। अच्छा, अब मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था सेलिंग प्राइस कितना था, सर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था कितना था, सेलिंग प्राइस आई थिंक कितने का दे रखा था, 60 रुपए का, 5 रुपए का, सॉरी कितने का दे रखा था, 5 रुपए का। अब इस 5 रुपए में इसने अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। एक तो इसने 60% दे रखा है रॉ मटेरियल, तो मुझे आप बता सकते हैं कि 5 रुपए का 60% कितना होता है। सर 5 रुपए का 60% होता है 3 रुपए, कितना होता है, 3 रुपए, ये इसने बताया। अच्छा, उसके बाद इसने कहा था कि वेजेस कितना होगा, सर 10% होगा इसमें वेजेस। तो 5 रुपए का 10% कितना होता है सर, 5 रुपए का 10% होता है 50 पैसे, कितने, 50 पैसे। ठीक है, अच्छा, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा इस 5 रुपए में 40% सॉरी 20% क्या होगा, 20% होंगे ओवरहेड्स। 20% क्या होंगे सर, ओवरहेड्स। तो 5 रुपए का 20% कितना होता है, 1 रुपए, कितने हो गए, 1 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये टोटल कितने हो गए, 3 जमा 5.5 सॉरी 5.5 नहीं, 5 रुपए, 5 पैसे जमा 5 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे कितने हो गए सर, ये हो गए 4.5 रुपए। 3 + 0.5 + 1 कितने हो गए सर, 4.5। ठीक है, ये बताओ समझ आया। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया सर, प्रॉफिट आ गया पर यूनिट 50 रुपए। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई पर यूनिट। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख लिया टोटल कॉस्ट 4.5 रुपए पर यूनिट। क्लियर है, चल। अब आते हैं रॉ मटेरियल। मुझे बताओ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना होल्डिंग पे रहेगा, टाइम पीरियड कितना था रॉ मटेरियल का। सर मार्किंग कर लेते हैं, सर ये रहा 2 महीने का, कितने का है, 2 महीने का। एक महीने का मैंने निकाल दिया, एक महीने के कितने यूनिट आए सर, 5,000 यूनिट आए एक महीने के। और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए। अच्छा, प्राइस कितना है सर, रॉ मटेरियल का प्राइस अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था, 3 रुपए निकाला था, कितना निकाला था, 3 रुपए। अच्छा लिखा नहीं, लो लिख लो इसको।
इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, लिख लिया? आई, चलिए लिखना शुरू करिए। कितना हो गया सर? 5000 यूनिट है एक महीने का, 2 महीने के होते हैं सर कितने? 10,000, और इंटू 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 30,000। तो यानी मेरे पास रॉ मटेरियल कितने टाइम के लिए रहा सर? 30,000 रुपए। कितने टाइम के लिए रहा? 2 महीने के लिए रहा, जिसकी वैल्यू होती है 30,000 रुपए। अच्छा, रॉ मटेरियल के बाद क्या था सर? रॉ मटेरियल के बाद था वर्क इन प्रोग्रेस। सर हम WIP नहीं लिख सकते? नहीं, पहली बार में तो आपको एक बार वर्क इन प्रोग्रेस लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, फिर WIP लिखने के बाद आप सब जगह WIP लिख सकते हो। हाँ सर, 5000 यूनिट है, 5000 यूनिट है एक महीने का। मेरे पास WIP कितने टाइम तक रुकता है सर? WIP मेरे पास रुकता है, ये रहा, कितना था? एक महीना। कितना रुकता है सर? एक महीना। तो एक महीना। अच्छा, WIP का प्राइस कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, और ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। तो सर मुझे पता है WIP का प्राइस निकलता है 100% ऑफ रॉ मटेरियल, आई वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP। तो इसमें आएगा सबसे पहले तो 100% ऑफ रॉ मटेरियल, 100% ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बताइए जरा, 100% ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितने का था सर? 3 रुपए का था, तो 100% हो गया सर 3 रुपए। फिर और क्या आएगा इसमें? 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस कितने थे मेरे? वेजेस थे सर 50 पैसे के। इसका 50% कितना होगा सर? 50 पैसे का 50% होता है 25 पैसे, यानी 0.25। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा 50% ऑफ ओवरहेड्स, तो ये हो जाएगा सर 0 पॉइंट कितना था? 1 रुपए थे सर, 1 रुपए थे, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए का आधा कितना होगा सर? 1 रुपए का आधा होगा 50 पैसे। तो मेरा WIP पर यूनिट कितना हो गया? 3 रुपए 75 पैसे। 3 रुपए 75 पैसे हो गया सर मेरा WIP का यूनिट। WIP पर यूनिट। यहां तक कोई डाउट? चले आगे, इजी है, लिख लो इसको। मुश्किल तो नहीं लग रहा? वैसे ये जैसे अभी क्वेश्चन करा था। आई लिखिए यहाँ पे, ये हो गया सर 3.75। तो मुझे मल्टीप्लाई करके बता दो जरा, 5000 यूनिट एक महीने के, और एक महीने का ही लेना है, मल्टीप्लाई 3.75 हो जाता है 18,750। तो सर ये हो गया 18,750, पॉइंट नंबर 3। हाँ, इसके बाद क्या था सर? इसके बाद था फिनिश्ड गुड्स। तो सर हम फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं। हाँ, फिनिश गुड्स कितने टाइम के लिए हमारे पास सर? फिनिश गुड्स है हमारे पास 3 महीने। तो 5000 यूनिट हो गए, 3 महीने, 5000 यूनिट एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए कितने हो गए? मल्टीप्लाई। अच्छा, फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? फिनिश गुड्स हमेशा क्या होता है? 100% वेजेस, मतलब 100% मटेरियल, 100% वेजेस, 100% ओवरहेड्स। आइए जरा सर, 100% वेजेस 3 रुपए आ गया, 100% रॉ मटेरियल, 100% रॉ मटेरियल 3 रुपए आ गया, 100% वेजेस 50 पैसे आ गया, 100% ओवरहेड्स 1 रुपए आ गया। यानी ये आपकी टोटल कॉस्ट आई, ये टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, तो मुझे फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट मिल गई कितने रुपए? 4.5 रुपए, क्योंकि 100% मटेरियल 3 रुपए, 100% वेजेस 50 पैसे, और 100% ओवरहेड्स 1 रुपए। क्लियर है? तो 4.5 रुपए आ गया। आइए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 4.5 रुपए से। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, ये हमने कहा निकाला? वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला। ठीक है, आइए जरा, तो 5000 सर एक महीने के हुए,
3 महीने के कितने होते हैं 15,000 और 4.5 रुपए के हिसाब से हो गए सर 67,500। क्या आप मेरे से आगे चल रहे हैं? अगर आगे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए, ये हो गया। उसके बाद क्या था चौथा करंट एसेट से डेटर। हाँ, मुझे बताइए जरा 5,000 यूनिट एक महीने के डेटर बताइए जरा, डेटर कितने महीने के थे? आओ चेक करें सर, डेटर 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 कहाँ गया? ये रहा डेटर, 3 महीने के 15,000 यूनिट। और डेटर को हम क्या करते हैं सर? डेटर को सेल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 रुपया पर यूनिट। तो 15,000 इंटू 5 कितने होते हैं सर? 45,000 रुपए, नहीं 75,000 रुपए हो जाते हैं। कितने होते हैं सर? 75,000। और कोई करंट एसेट है? नहीं सर, बस यही था। और कोई करंट एसेट नहीं है, तो इसको मैं कहूंगा ये मेरा टोटल आ गया। अभी मेरा टोटल करंट एसेट नहीं है, अभी मैं इसको सिर्फ टोटल लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ करंट एसेट आ भी सकता है, कैश या बैंक। ठीक है, आइए जरा टोटल करते हैं। 30,000, 18,750 और 67,500 और 75,000, टोटल हो गए सर 1,91,250। ठीक है, चलो अब क्या करना है सर? करंट लायबिलिटी। और मजे की बात, करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स हैं और कोई नहीं है। आइए क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर से पहले मुझे लिखना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज। क्या ये चैप्टर आपको लग रहा है कहीं से मुश्किल है? अभी तक इजी है। बस कुछ नहीं है, यूनिट निकालने हैं टोटल, महीने के, दिन के, हफ्ते के, जो भी है। कितना आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो वैल्यू, और वैल्यू निकालना कितना इजी है, कुछ क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। हाँ, आइए बात करते हैं सर करंट लायबिलिटी की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं, मतलब मुझे क्रेडिटर कितने महीने का समय देता है पेमेंट करने के लिए? सर क्रेडिटर मुझे 2 महीने का समय देता है पेमेंट करने के लिए। तो अगर 5,000 यूनिट मेरे 1 महीने में बनते हैं और मुझे 2 महीने का समय चाहिए, तो 10,000 यूनिट होते हैं। और 10,000 यूनिट का प्राइस कितना होगा? सर यहाँ पे जो यूनिट की बात होती है, किसकी बात होती है? ये जो यूनिट की बात होती है, ये बात होती है रॉ मटेरियल की। इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो भी कौन सी आती है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कितने का था? 3 रुपए का। रॉ मटेरियल कितने का था? ये रहा 3 रुपए का। ये मैंने आपको नोट पहले भी लिखवाया था। ठीक है, अच्छा लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो नोट। क्रेडिटर्स आर फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्रेडिटर जो है कौन से हैं सर? रॉ मटेरियल जो हमने खरीदे उसके हैं। तो मुझे बताइए कितना हो गया सर? ये हो गया 5,000 इंटू 2 इंटू 3 हो गया सर 30,000। क्रेडिटर्स कितने के हो गए सर मेरे? 30,000 के। ठीक है, चल ये टोटल कर लो। सर ये मेरा वर्किंग कैपिटल आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। ये हो गए मेरे टोटल। अब मुझे क्या बनाना है सर? अब मुझे बनाना है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के बाद ही मैं बना पाऊंगा क्या? वर्किंग कैपिटल। कैसे बनानी है? आइए सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट मेरे साथ साथ। सर क्या वर्किंग नोट के नीचे बना सकते हैं? हाँ, आप बना सकते हो। वर्किंग नोट आपके क्वेश्चन के बीच में हो सकता है, मतलब क्वेश्चन है मेन, फिर उसके नीचे वर्किंग नोट, फिर उसके नीचे मेन सोल्यूशन दोबारा से हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। सर ये बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनानी है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनानी है, आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है। ठीक है, आओ जरा। बैलेंस शीट में सर ये साइड आएगी लाइबिलिटीज और ये साइड आएगी हमारे एसेट्स। तो सबसे पहले एसेट्स में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मुझे क्वेश्चन में चेक करके बताइए क्या क्वेश्चन में फिक्स एसेट गिवन है या नहीं है? आओ चेक करते हैं। इसने सर बताया तो था कहीं पे फिक्स एसेट का। ये रहा सर, फिक्स एसेट कितने हैं? 1,25,000। लो लिख दो 1,25,000। अच्छा, फिक्स एसेट के बाद क्या आता है सर? फिक्स एसेट के बाद आता है मेरा, फिक्स एसेट के बाद आता है हाँ करंट एसेट्स।
तो सर मेरे करंट एसेट्स में क्या क्या थे, अभी तो हमने निकाला करंट एसेट में, हमने क्या निकाला सर, हमने निकाला रॉ मटेरियल। मुझे बताइए जरा करंट एसेट में रॉ मटेरियल कितने थे हमारे, अभी जो हमने निकाला सर, रॉ मटेरियल था 30,000 का। आइए लिख दो यहाँ पे रॉ मटेरियल 30,000। क्लियर है। अच्छा उसके बाद सर, उसके बाद करंट एसेट में था मेरा WIP। मुझे WIP बताइए कितना था, 18,750। ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या था, फिनिश गुड्स। सर फिनिश्ड गुड्स जो था हमारा वो कितना था सर, फिनिश गुड्स था 67,500। और क्या था इसमें सर, डेटर्स कितने थे के डेटर, 75,000 के। ठीक है। अच्छा लाइबिलिटीज में आएगा सर, लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है, लाइबिलिटीज में सबसे पहले आती है कैपिटल। तो मुझे चेक करके बताइए कैपिटल कितनी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में चेक करिए सर, कैपिटल ये रहा, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए का। आओ यहां लिखो, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा और क्या है सर, हमारे करंट नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी सॉरी, तो आप कह सकते हो ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है, या आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हो। इसमें आ गया आपका 8% डिवेंचर्स। तो मेरा 8% डिवेंचर्स कितना है सर, 8% डिवेंचर है 50,000 का। ठीक है। अच्छा और क्या है सर, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा एक चीज इसमें रह गई है, वैसे एक चीज रह गई है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज रह गई है, क्या रह गया है, सबसे पहले मुझे इसके अंदर एक चीज और आएगी, क्या आएगा मैं बताता हूं, इसमें आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि जितना हमने प्रॉफिट कमाया वो भी आएगा यहाँ पे। और ये रिजर्व एंड सरप्लस कहां से निकलेगा, ये निकलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बंद करने से पहले आपको पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो पहले तो मैं जो बाकी चीजें वो लिख देता हूं, मेरा क्या रह गया यहाँ पे, करंट लायबिलिटी रह गई। सर करंट लायबिलिटी में क्या रह गया, करंट लायबिलिटी में रह गया मेरा क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं मुझे बताइए, चेक करके बताओ भाई, क्रेडिटर्स कितने हैं सर, क्रेडिटर्स थे हमारे 30,000 के। क्लियर है। ठीक है। यानी मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, बस अभी क्या रह गया है, जो मेरा रिजर्व है, यानी जो P&L अकाउंट से मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो रह गया है, बस वो लिखना है। ठीक है। आइए तो इसको मैं अभी यहीं छोड़ देता हूं, अब मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये लिख लिया आपने, इसमें कहीं कोई डाउट, बस मैंने एसेट लिखे और लाइबिलिटीज लिखी और कुछ भी नहीं है, इजी है। चलिए तो ये बैलेंस अभी रहता है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए क्या आपको P&L अकाउंट बनाना आता है, हाँ सर बचपन से इतना बनाया, मैं याद हो गया अब तो। चलो देखते हैं, ये साइड है सर मेरी क्रेडिट, ये साइड है सर मेरी डेबिट। ठीक है। आई तो सबसे पहले आएगा सर यहाँ पे बाय सेल्स। क्या आप मुझे बता सकते हो कितने का माल बिका, सर हमारे पास कुल मिला के जो यूनिट थे साल भर के वो थे 60,000, और एक बिकेगा 5 रुपए का, एक की सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, तो कुल मिला के मेरी सेल हो गई 3 लाख रुपए। सेल कितनी हो गई सर, 3 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा तो सेल हो गई, सेल में से क्या माइनस होता है सर, सेल में से माइनस होती है कॉस्ट, सेल में से क्या माइनस होती है, कॉस्ट। तो यहां पर आती है टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, टू कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बताइए जरा, हमने यूनिट कितने बनाए, 60,000 यूनिट बनाए, कितने 60,000, 5 रुपए का एक है, तो मैंने खरीदे कितने होंगे बनाने के लिए, समझो मैंने खरीदे कितने होंगे बनाने के लिए, सर अगर 60,000 बनाए हैं, 60,000 मेरी प्रोडक्शन है, तो रॉ मटेरियल भी कितना खरीदा होगा, 60,000 ही खरीदा होगा, कुछ नहीं दे रखा, तो जितने बनाए हैं उतना ही मैंने मटेरियल लगाया होगा। यानी एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहां हमारी अजम्पशन होती है कि इनपुट आउटपुट रेशो 1:1 है। सर इसका क्या मतलब है, समझो जरा इसका मतलब क्या है। जैसे क्या होता है कि आपको
इनपुट लगाना है, यानी जो भी आप इनपुट लगाओगे अपना रॉ मटेरियल, उससे क्या बनेगा सर? आउटपुट बनेगा। उससे क्या बनेगा? आपका आउटपुट बनेगा। ठीक है, अब जरा समझिए मेरी बात को। इनके बीच में एक रेशियो होती है जिसको हम इनपुट आउटपुट रेशियो कहते हैं, यानी कि कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट बनेगा। जैसे एग्जांपल, आपको अगर एक शर्ट बनानी है तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, ठीक है? और अगर मुझे मान लेते हैं 100 शर्ट बनानी है, मान लेते हैं 100 शर्ट बनानी है, तो मुझे कितना मीटर कपड़ा चाहिए? समझो, एक बार दोबारा बताता हूं। एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर। अगर मुझे 100 शर्ट्स बनानी है, 100 शर्ट्स बनानी है, तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा? सर सिंपल है, 200 मीटर। तो इसकी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इनपुट आउटपुट रेशियो होती है 2:1, यानी 2 लगेगा तो 1 बनेगा, 2 इनपुट लगेंगे तो 1 आउटपुट बनेगा। ठीक है? अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में ऐसी किसी रेशियो की बात वो नहीं करता, ऐसी किसी रेशियो की बात वो नहीं करता, तो हमारी इनपुट आउटपुट रेशियो की अजम्पशन होती है, इनपुट आउटपुट रेशियो की अजम्पशन होती है 1:1, यानी कि एक यूनिट रॉ मटेरियल का लगाएंगे, समझिए मेरी बात, एक यूनिट रॉ मटेरियल का लगाएंगे, उससे एक यूनिट आउटपुट बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम शर्ट बना रहे हैं, लेकिन बच्चों की शर्ट बना रहे हैं। अब बच्चों की शर्ट बनाने में 1 मीटर कपड़ा ही लगता है, तो 1 मीटर से 1 शर्ट बनी, 2 मीटर से 2 शर्ट, 100 शर्ट के लिए 100 मीटर। तो 1 यूनिट लगा के 1 यूनिट बना, दैट इज माय इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है? तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता, समझिए, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, तो हमारी हमेशा अजम्पशन होती है, हमारी हमेशा एक अजम्पशन होती है कि हम एक यूनिट लगा के एक यूनिट लगा के एक यूनिट बना रहे हैं। आई मैं लिखवा देता हूं इसको, नोट। इफ इन, सर तो ऐसा आ सकता है कि अलग अलग रेशियो हो? नहीं, आपके लेवल पे नहीं आएगा क्वेश्चन। इनपुट एंड आउटपुट रेशियो इज नॉट गिवन, देन always always assume it as 1:1। इसका मतलब क्या हुआ? एक इनपुट, एक इनपुट इक्वल टू एक आउटपुट, एक लगा के एक बनेगा। ठीक है? तो इसका मतलब लिख लो, चलो इसको। लिख लिया? तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैंने 60,000 यूनिट बेचे तो लगाए कितने होंगे रॉ मटेरियल? 60,000 रॉ मटेरियल लगाए होंगे, और एक रॉ मटेरियल कितने का है सर? 3 रुपए का। तो कितने हो गए सर? 1,80,000। यानी कितने पैसे लगे रॉ मटेरियल के? 1,80,000। और क्या खर्चा हुआ सर? वेजेस का खर्चा हुआ। कितने यूनिट पे? 60,000 यूनिट पे, 60,000 यूनिट पे। और एक यूनिट पे कितने रुपए हैं वेजेस के? सर एक यूनिट पे वेजेस के थे कितने? 50 पैसे। हाँ 50 पैसे। तो कितने हो गए ये सर? 30,000। भाई 60,000 यूनिट आपने बनवाए और एक यूनिट बनाने के 50 पैसे दे रहे हो, तो वेजेस के कितने पैसे दोगे टोटल? 60,000। अच्छा, और ओवरहेड्स? तो ओवरहेड्स कितने हो गए मेरे सर? 60,000 यूनिट बने, और ओवरहेड्स कितने का था? ओवरहेड था कितने का? 1 रुपए का। तो ये हो गया सर 60,000। तो ये आ जाएगा मेरा जीपी, 2 जीपी बैलेंस। मुझे बताइए जीपी कितना आ गया? 3 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000, ये हो गया सर आपका 30,000। कितना आ गया? 30,000। आइए लिखिए। ठीक है सर, खत्म? नहीं, अभी कहां से खत्म, अभी तो ये आपका ट्रेडिंग बना है, पीएनएल भी तो बनाना है। कितना हो गया? 3 लाख। सर ये तो गलत बात है, हमारे पास तो जगह नहीं बची। तो आपको जगह बचानी चाहिए थी ना, मैं क्या करूं? आप एक काम करिए, आप ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूं, इसको ऐसे रखिए, यहां से ऐसे गोला बनाइए, और इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर दीजिए, बस हो गया काम। ठीक है?
है ना, इजी है ना? फिर क्यों गाली सुनने के काम कर रहे हैं? मजाक। चलिए, आप यहाँ आ जाएगा बाय जीपी, कितना? 3 लाख। सर और कौन सा खर्चा रह गया? हमने सारे खर्चे तो कर दिए, एक खर्चा रह गया, कौन सा? इंटरेस्ट का, क्योंकि मैंने डिबेंचर ले रखे हैं और डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाएगा। है सर, ये डिबेंचर कहाँ से आ गए? देखो यहाँ लिखा हुआ था कि सर डिबेंचर है हमारे पास कितने के? 50,000 के। तो इस 50,000 पे क्या 8% का इंटरेस्ट नहीं जाएगा? हाँ सर जाएगा। तो सर इस 50,000 पे कितना इंटरेस्ट जाएगा सर? 8% का। तो 8% कितने हो गए सर? 8 पंजे 40 होते हैं ना। हाँ 4,000 रुपए कितने हो गए सर? 4,000। तो ये हो गया सर 4,000 रुपया। तो मुझे बताइए अब मेरा जीपी, जीपी कितना आ गया? सॉरी एनपी टू एनपी, और यही एनपी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिजर्व पे। तो मुझे बताइए मेरा रिजर्व कितना आ गया? ये 3 लाख नहीं था भैया, 30,000 था। 3 लाख किसने कर दिया? ये 30,000 है सर। एनपी आ गया या रिजर्व आ गया आपका 26,000 रुपए। लो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, आइए लिखिए इसको। हाँ कितना आ गया था ये? 26,000 रुपए। लो अब चेक करो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्योंकि ये टोटल नहीं होगा। आओ एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड एक 25 प्लस 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67500 प्लस 75,000। सर ये साइड आ रही है हमारी 3,16,250। 3,16,250। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरी जो एसेट साइड है वो 3,16,250 आ रही है। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। 2 लाख प्लस 26,000 हो गया 2,26,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000। सर इस साइड का टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का 3,06,000। इसका मतलब लाइबिलिटी साइड मेरी कम आ रही है, लाइबिलिटी साइड कम आ रही है। तो यानी यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो वो बैलेंसिंग फिगर होगी मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवरड्राफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी साइड वाली कम पड़ रही है ना। समझो जरा, मेरे एसेट ज्यादा आ रहे हैं, लायबिलिटी साइड कम आ रही है। तो जो कम आ रहा है मतलब कोई लायबिलिटी लिखना मैं भूल गया। तो वो लायबिलिटी कौन सी लिखना भूल गया? वो बैलेंसिंग फिगर क्या है आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो माइनस कर दो जरा, 3,06,000 माइनस 3,16,250, तो ये आ गया 10,250। ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 10,250। अब आप वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो जो हमें निकालना था। बताओ समझ आया? यानी कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या आएगा? आपको इस बार क्या बनाना है? पीएनएल और बैलेंस शीट। पीएनएल से क्या निकलेगा? एक रिजर्व निकलेगा जो बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट से क्या निकलेगा? अगर मेरी क्रेडिट साइड कम आ रही है, इसका मतलब मैंने बैंक से लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म का, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। कम ऑन, क्या ले रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मेरी लायबिलिटी साइड ज्यादा आती तो एसेट साइड पे क्या आता? बैंक बैलेंस। क्या आता? कैश या बैंक का बैलेंस, ठीक है। चलो अब मेरे पास सारे करंट एसेट और सारी करंट लायबिलिटीज आ गई हैं, तो इसका टोटल लिख लेता हूं 3,16,250। अब मैं क्या निकाल सकता हूं सर? अब मैं निकाल सकता हूं मेरी करंट और वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल। तो मैं यहां निकाल लेता हूं नेट वर्किंग कैपिटल। मुझे बताओ मैंने अभी जो सारे एसेट्स करे थे टोटल कितने थे सर? वो थे मेरे 1,91,250। तो ये हो गया सर मेरे टोटल करंट एसेट 1,91,250 माइनस मेरी करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही थी, वैसे यही देख लेते हैं आओ। करंट लायबिलिटी ये दोनों आ जाएगी, 30,000 प्लस 10,250। तो 1,91,191,250 माइनस 30,000 और माइनस 10,250। तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई 1,51,000। लो ये उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ क्या आपको कहीं से भी इस क्वेश्चन में लगा कि मुश्किल है? बस इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आ गए। कौन से स्टेप्स आ गए सर? एक तो पीएनएल बना,
पीएनएल से क्या निकल गया, रिजर्व। हाँ, बस पीएनएल में ये ध्यान रखना है कि आपके जितने यूनिट बिके हैं उतने ही आपके रॉ मटेरियल, उतने पे ही आपके वेजेस और उतने पे ही ओवरहेड्स। ये जीपी निकला। इस जीपी पे कुछ और खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा या एडिशनल कोई खर्चा हो सकता है जो क्वेश्चन में गिवन हो, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4000। कितना आया रिजर्व, 26,000। वो 26,000 यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर मुझे बैलेंस शीट का टोटल देखना है कि मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है या फिर कैश का बैलेंस आ रहा है। अगर ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो वो लायबिलिटी में जुड़ जाएगा, अगर बैंक का बैलेंस मेरा एसेट साइड आएगा तो वो इस एसेट में जुड़ जाएगा और नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मतलब आज की रिकॉर्डिंग में मैं आपको इतना ही दूंगा। मिलते हैं हम अगली रिकॉर्डिंग या अगली क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने आज करे हैं वो घर पे जरूर से रिपीट करने हैं। उसको रिपीट जरूर करना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। आज की क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे बाद में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। ओके, टाटा, बाय।